मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम एवरेज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एसएससी में आए हुए सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। बुक रहेगी नकीरन की बुक है, इसमें एसएससी के आए हुए सभी क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्लास स्टार्ट करने के पहले हम बच्चों से दो संदर्भों में बात कर लें 1 मिनट में सिर्फ, कि सबसे पहले तो एसएससी की मैथ हम हल क्यों करवा रहे हैं। इसका रीजन ये है, ये केवल सिर्फ एसएससी के बच्चों के लिए नहीं है, ये भ्रम निकाल दीजिए। मैं आपको वो चीजें बताता हूं जो आपके लिए अति आवश्यक है आपकी दिशा को निर्धारित करने के लिए। अगर किसी बच्चे को भी मैथ तैयार करनी है तो उसे चाहिए कि एसएससी में आए हुए सभी क्वेश्चंस को अर्थमेटिक के लिए एसएससी में आए हुए सभी क्वेश्चंस को बेस बना ले। उनको हाँ शुरुआत में अपना थोड़ा दूसरी किताबों से भी कर सकता है, लेकिन एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस को जब वो हल करेगा तो उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। दूसरे, उसके जो क्वेश्चन है एसएससी में आए हुए वो एक कॉन्सेप्ट के तहत बनाए जाते हैं। बहुत से ऐसे प्रैक्टिस सेट बना दिए जाते तो उसमें बहुत कोचिंग वाले अपने हिसाब से 60 ट्रिक के हिसाब से अपना बना देते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं। तो ये एक मानक के तहत बनाए गए होते हैं, तो इसलिए अच्छे हैं। और इसलिए वो बच्चा चाहे एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपी SSSC की तैयारी कर रहा हो, चाहे रेलवे की कर रहा हो, चाहे यूपी लेखपाल की कर रहा हो, और चाहे यूपी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, और अगर उसमें मैथ आती है और अर्थमेटिक आती है तो अर्थमेटिक तैयार करने के लिए एक बेहतर ये क्वेश्चन होते हैं आपके लिए। आपको ये नहीं मतलब है कि आप यूपी लेखपाल की तैयारी करेंगे तो एसएससी नहीं करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। आपको मैथ की समझ विकसित करनी। मैं ये मानता हूं कि सिलेबस में अंतर होता है, तो जो सिलेबस में अंतर होगा वो सिलेबस हम नहीं पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन अर्थमेटिक तो सबके सिलेबस में लगभग है। तो इसलिए हम सिलेबस को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लेकिन जो सिलेबस में है उसको हम एसएससी के क्वेश्चन से जरूर करें। जो भी बच्चा अगर जिसको यूपी SSSC की तैयारी कर रहा है वो भी इसे जरूर करे। जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, अर्थमेटिक तो सब में आती है, तो अच्छे से तैयार करें। सबसे पहले ये बात बिल्कुल भ्रम न रखें कि यूपी लेखपाल के लिए सरल। जब आप इन प्रश्नों को हल करने की क्षमता हासिल कर लोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और मेरे साथ अगर आप जुड़े रहे तो इन क्वेश्चंस को मौखिक हल करेंगे। नंबर 2, मेरे साथ अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं मैथ का, जो आपको अभी तक दिखी ही नहीं होगी, आप कितनी भी क्लास इधर उधर देखे होंगे, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी 70% मैथ मौखिक लग जाएगी। लेकिन उस स्तर पर पहुंचने के लिए आपको हमसे गंभीरतापूर्वक जुड़ना होगा। यहां मैं कोई शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बताने वाला हूं कि एक दिन में आपका सब हो जाएगा। 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, उसी पर पूरी मैथ चलती है। तो आप ईमानदारी से हमारे साथ जुड़िए। अब एवरेज चैप्टर तो स्वतंत्र चैप्टर है थोड़ा, तो इसमें क्या है, इसको अगर हमसे सीखना है तो एवरेज में जो मैंने इसके बेसिक के लिए 11-12 क्लास बनाई है, आपको बताई हैं, वो क्लास सब विधिवत देखो, एक एक देखो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे देखिए, पूरी पूरी उनको समझने का प्रयास कीजिए। और मैं लगातार आपसे कहता हूं कि मैथ का मतलब है जैसे हम और आप या दैनिक जीवन में दो व्यक्ति आपस में बात करके एक दूसरे की बात समझते हैं, वैसे ही मैथ है। मैथ का मतलब सूत्र या ये नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। तो देखिए क्वेश्चन, ये दूसरी क्लास है इस एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस की, एवरेज की। तो दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। 12वां क्वेश्चन है, यदि x, y और y, z के औसत के बीच अंतर 12 हो तो x और z के बीच अंतर क्या होगा। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए आप। तो आप इस क्वेश्चन को लगाने के पहले 1 मिनट के लिए आप उन चीजों को याद कर लीजिए। मैंने औसत चैप्टर जब आपको पढ़ाया था तो यह बताया था कि सिर्फ औसत शब्द की समझ इस पूरे चैप्टर को लगवा सकती है, कितना भी कठिन सवाल हो। औसत शब्द की समझ क्या है,
इसको मैंने एक उदाहरण से बताया था कि अगर 10 बच्चे हैं और उनके अगर रुपयों को बराबर बराबर किया जाए, बराबर बराबर है नहीं, लेकिन अगर बराबर बराबर किया जाए, किसी के पास ज्यादा होंगे किसी के पास कम होंगे, तो ले दे के सब आपस में बराबर किया जाए, तो अगर प्रत्येक के पास 25-25 रुपए हो जाता है, तो इसका मतलब हुआ उन 10 बच्चों का जो समूह है उसका एवरेज 25 है। एक तो ये, तो एवरेज का मतलब है बराबर बराबर कर देना। नंबर 2, अगर कोई कहे, अगर क्वेश्चन आपके सामने 10 बच्चों का एवरेज 25 है, तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे समझना चाहिए कि 10 बच्चे बैठे हैं, बराबर बराबर रुपए लिए 25-25। हाँ, इसके साथ ये भी आपको अनुभव होना चाहिए कि इन बच्चों के रुपए बराबर करने से 25-25 हुए हैं। कोई वास्तव में कोई जरूरी नहीं 25-25 हो, किसी के पास ज्यादा होंगे किसी के पास कम होंगे, लेकिन जब ग्रुप में बैठे, औसत जब औसत में आए हैं, जब औसत बताया गया, यानी कि जब औसत बना के बैठे, जब समान करके बैठे, तो 25-25 आया है ये चीज। और तीसरी चीज इससे निकल के आती जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर 10 बच्चों का एवरेज 25 है, तो आप सोचो 10 के हिस्से में 25-25 अगर आए तो टोटल दिखता है 250। इनकी गुणा कर दो 250, तो योग दिखता है। तो इतनी अगर चीजें हम ध्यान रखें तो ये आपका पूरा चैप्टर आपका लग जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन 70% क्वेश्चन मौखिक लग जाते हैं। तो एवरेज का मतलब है आपस में बराबर बराबर बांटना। और अगर कहीं आपको दिया 10 बच्चों का औसत 25 है, तो आप समझिए 10 बैठे हैं 25-25 के साथ, और योग दिखता है 250। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल। तो आपका पहला सवाल है कि x और y, जो इस बुक में 12वां सवाल है, x और y और z के औसत के बीच अंतर 12 है। उसने कहा x और y और z, इनके औसत के बीच जो अंतर है वो 12 का है। मतलब इन दोनों का औसत, इन दोनों के औसत जो है, इनमें जो अंतर है वो 12 का है। हम प्रत्येक सवाल ज्यादातर 2 कॉन्सेप्ट से बताएंगे। दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, लेकिन इससे बहुत लोग बताएंगे, लेकिन एक जो हम ज्यादातर बताया करेंगे वो आपकी समझ पर, उससे आपको फीलिंग आएगी, हाँ ऐसे ही होना चाहिए। तो देखिए पहले इससे समझिए। तो इसने कहा x y और y z के औसत में 12 का अंतर है, यानी कि x और y का जो औसत होगा, y और z का जो औसत होगा, उसमें 12 का अंतर होगा। तो इसका औसत निकालते हैं, तो यही तो औसत होगा, इसका औसत यही तो होगा। इसमें अंतर कितने है? 12 का है। अब x y का औसत, y z का औसत, इसमें ये तो कहा नहीं कि इसका औसत बड़ा है, अंतर 12 है, तो जनरली पहले वाले को बड़ा मान लेते हैं। तो अगर इससे इसको घटाएं तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो 12 कर दिया, और ज्यादातर इसी से आपको ज्यादातर लोग बताते हैं। ठीक है, देखिएगा अब इसमें क्या हुआ। अब जब आपको ये उसने जो कहा उसके अनुसार आपने समीकरण बना लिया। अब इसमें 2 दोनों में है, तो 2 ऐसे कर दिया, x प्लस वाई माइनस इसको माइनस जेड बराबर 12। तो ये कैंसिल, x माइनस जेड अपान 2 बराबर 12, यानी कि x माइनस जेड इसकी गुणा हो जाएगी 24। इसने यही पूछा है कि x और z में अंतर बताओ, तो x से z में अंतर 24 का। बेशक सवाल लग गया और सही लगा। ज्यादातर 90% लोग ऐसे ही आपको बताएंगे, लेकिन मेरे अनुसार जो मैथ की एक सरलतम दुनिया है, जो सामान्य बातचीत जैसी है, उसके अनुसार अगर लगाएं तो क्या है, उसके लिए आपको उस शब्द पर जाना पड़ेगा कि औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। तो उसने कहा x और y का जो औसत है, y और z का जो औसत है, इसमें अंतर 12 का है। आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे उत्तर दिखेगा आपको, दिखेगा उत्तर आपको, लेकिन समझ लीजिए, समझने में आपको गंभीर होना पड़ेगा। समझना हर चीज को गंभीरता से होता है, फिर वो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। तो x y का जो औसत है, y z का औसत है, उसमें अंतर 12 का है। अब सोचिए आप, x y का औसत, इसका मतलब क्या है? फीलिंग लाई अपने अंदर। x y के औसत का मतलब है कि x और y के पास जो भी होगा, रुपए होगा या इसकी वैल्यू होगी, अगर इसके पास रुपए हैं कुछ, तो दोनों के रुपए को बराबर करके दोनों के पास बराबर बराबर जितना आएगा वही तो औसत होगा। y और z के औसत का मतलब क्या होगा? इसका कुछ मान होगा। देखिए, मान और रुपए इसमें सब में न जाया करो, चाहे हम रुपए बोले चाहे मान बोले, इससे कुछ नहीं, चाहे वजन बोले, उससे कोई मतलब नहीं।
इसके पास जितने रुपए होंगे, इसके पास जितने रुपए होंगे, और दोनों के रुपए को अगर बराबर करके दोनों बैठ जाएं तो वही तो औसत होगा। अब इसने कहा है कि इन दो, इसके औसत और इसके औसत में 12 का अंतर है। बात वही है कि इसमें ये तो नहीं बताया ये बड़ा है ये बड़ा है, लेकिन जनरली पहले वाले को बड़ा मान लिया जाता है। तो ये अगर बड़ा है तो आपने स्वीकार कर लिया कि एक्स वाई का औसत वाई जेड के औसत से 12 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत लोगों के दिमाग में आ भी गया होगा जिन्होंने पूरी 12 क्लास पिछली वाली देखी होंगी, 12 या 11 जो भी है। तो आप सोचिए एक्स वाई का जो औसत है वो वाई जेड के औसत से 12 अधिक है। इसका मतलब क्या? मतलब ये बराबर बराबर करके जितना जितना बैठे हैं वही तो औसत है। ये बराबर बराबर करके जितना जितना बैठे हैं वही तो औसत है। तो इसका औसत 12 ज्यादा है। मतलब ये कि ये जितने जितने के साथ बैठे हैं, ये जितने जितने के साथ बैठे हैं, क्योंकि औसत इसका 12 ज्यादा है। औसत का मतलब है प्रत्येक के पास बराबर बराबर जितना है वो 12 ज्यादा है, यानी कि प्रत्येक के पास 12 ज्यादा हुआ। बात समझ पाए? 12 है नहीं, जितना भी औसत है और इनके पास जितना भी औसत है 12 ज्यादा है। इसकी भाषा का यही मत। उसने कहा एक्स वाई का औसत, जब दोनों ने रुपए आपस में मिला के बराबर बराबर बांटे तो कुछ कुछ आए होंगे। इन्होंने भी मिला के आपस में बराबर बराबर बांटे तो कुछ कुछ बराबर बराबर आए होंगे। तो ये इनका औसत है और ये इनका औसत है। उसने कहा इनका औसत 12 ज्यादा है। इसका सीधा स्पष्ट मतलब दिखता है कि जब ये बराबर करके रुपए बैठे, ये बराबर करके रुपए बैठे, तो इसमें 12 रुपए ज्यादा होंगे। अब आप समझ गए होंगे। अब अगर हम योग की बात करें तो 12 इसके पास ज्यादा है, इसके पास 12 ज्यादा, अर्थात एक्स वाई के जो टोटल रुपए होंगे वो और वाई जेड के जो टोटल रुपए होंगे वो, इनमें जो अंतर होगा वो 24 का होगा। बात समझ में आई भाई? क्यों? क्योंकि इनका औसत 12 ज्यादा है। मतलब इसमें प्रत्येक जितने के साथ बैठा है और इसमें प्रत्येक जितने के साथ बैठा वो 12 ज्यादा है। और प्रत्येक के पास अगर 12 ज्यादा है यानी कि 2 है तो 24 ज्यादा है। तो इस प्रकार से x और y इन दोनों का जो योग है और y और z का इन दोनों का जो योग है, इसमें 24 का अंतर है, अगर औसत में 12 का अंतर है। क्योंकि 2 है, प्रत्येक में 12 ज्यादा है। ये बात आप समझिए। अगर 3 होते तो 12 36 ही हो जाता। अगर 4 होते यहां, 4 होते यहां, तो प्रत्येक के पास 12 जाता, 12 चौक 48 का अंतर होता। अब चूंकि इसको ज्यादा माना है, इसमें भाई कहा नहीं है, लेकिन जनरली पहले वाले को ज्यादा मानते हैं, इससे भी लग जाएगा। तो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। इसका मान ज्यादा है इससे 24। अब दूसरी बात समझिए, क्योंकि इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो इसका मान तो दोनों में समान है। तो अगर इसके मान का मान, इसका इन दोनों का मान इन दोनों से 24 ज्यादा है, तो इसका सीधा स्पष्ट अर्थ है कि x का मान ज्यादा होगा z के मान से। कितना? 24। भाई क्यों? क्योंकि y का जितना मान यहां होगा यहां भी उतना ही मान रहा होगा। अर्थात अगर इन दोनों के योग 24 ज्यादा है इन दोनों के योग से, तो इसका मतलब है x का मान ज्यादा है z के मान से 24। बात समझ गए? अब 24 ज्यादा है तो बस यही इतना ही पूछा है। तो इनमें डिफरेंस कितने का है? 24 का है। तो आप बात पूर्णतः समझ गए होंगे। तो आज के बाद जब भी आपके सामने सवाल आए और वो बोले कि x और y और z के औसत में 12 का अंतर है, तो आप सोचिए कि ये दोनों बराबर बराबर जब करके बैठेंगे तो 12 ज्यादा होगा, अर्थात 24 का अंतर होगा उनके मान में ही तो होगा, क्योंकि योग में दोनों के 24 का अंतर होगा। और योग में अंतर हुआ क्यों है? क्योंकि y तो दोनों में समान है, अर्थात x और z के मान में अंतर 24 का है। अब अगला हम सवाल लगाते हैं। वो आपका सवाल नंबर रहेगा 21 नंबर। देखिए, आपको लगवा तो रहे हैं इसे एसएससी किरण से, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम आपको समझाने, आपके ही भले के लिए सब कुछ करते हैं, तो आपके लिए ही अच्छा करने के लिए कर रहे हैं कि एक जैसे क्वेश्चन हम एक पास ले रहे हैं। इसमें थोड़ा सी आपका सीक्वेंस बिगड़ता है। और हाँ, एक आधे क्वेश्चन अभी मैं छोड़ भी देता हूं। आखिरी तक बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, लेकिन समझाने में एक जैसे क्वेश्चनों को लेने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरे साथ थोड़ा चलिए, आपके ही लाभ के लिए कर रहा हूं, जिससे आपकी समझ अच्छी बन सके। ए तथा बी द्वारा, अगला सवाल देखिए 21 नंबर है इसका, वैसे दूसरा आपका ए तथा बी द्वारा प्राप्त अंकों का, ये फर्स्ट टाइप चल रहा है एवरेज का, ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत
बी और सी द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 15 कम है। बात समझिए, ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बी और सी द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 15 कम है। इसमें क्या बता, इनका जो औसत है बी और सी के औसत से 15 कम है। किसका औसत कम है? 15। इनका औसत कम है इनके औसत से 15। बात समझ गए? तो पिछले जैसा ही सवाल है, मतलब इनका कुछ औसत होगा और इनका कुछ औसत होगा। अब इसमें कहा है, इसमें बताया है, अंतर नहीं बताया, इसमें कहा है ए बी का औसत बी सी के औसत से 15 कम है, ये कम है 15। मतलब इनका कुछ औसत होगा, इनका कुछ औसत होगा, इनका औसत इनसे 15 कम है। औसत का मतलब आप जानते हो कि इनके दोनों को मिला के बराबर बराबर बैठेंगे, वही औसत है। इनका दोनों का मिला के बराबर बराबर आएगा, वही औसत है। तो कहा है इनका औसत 15 कम है, अर्थात ये जब बराबर बराबर बैठे तो 15 कम बैठे होंगे, या ये 15 ज्यादा। अब चूंकि 2 हैं तो अगर टोटल की बात करें तो टोटल 15 2 बार ज्यादा होगा, तो 30 का अंतर होगा कि नहीं होगा? मैंने अभी आपको पिछले सवाल में समझाया था ये चीज। उसने कहा ए बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बी सी द्वारा प्राप्त अंकों से 15 कम है। औसत 15 कम है इसका। अब औसत 15 कम है, इसका मतलब ये जितने जितने के साथ बैठे हैं, ये जितने जितने के साथ बैठे हैं, इनका औसत कम है, अर्थात प्रत्येक में 15 कम है, क्योंकि जो प्रत्येक के पास वही तो औसत है। यहां प्रत्येक के पास वही तो औसत है। तो इसमें जितना प्रत्येक के पास है, इसमें जितना प्रत्येक के पास है, 15 कम है, 2 है तो 30 कम हुआ। बात निकल के आई a प्लस बी का जो योग है, b प्लस सी का जो योग है, उसमें अंतर है 30 का। इसका अब कि ऊपर वाले का बताया कम, ठीक, कोई बात नहीं। अब इसने क्या कहा, यदि हां, अब इसमें आप फिर सोचिए कि ये b तो समान है, तो जितना यहां b का मान रहा होगा उतना ही यहां रहा होगा। अब आप सोचिए अगर इसका योग और इसका योग, ऊपर वाले का योग इसके योग से 30 क्यों कम है? ये तो मान समान है। तो इससे बात ये निकल के आई, चूंकि ऊपर वाला योग कम है, इससे बात ये निकल के आई कि a का मान कम है c के मान से। कितना कम है? 30 कम है। क्योंकि जो 30 का जो अंतर है, ए बी का जो मान है, दोनों का योग, बी सी का जो योग है, ये योग 30 कम है। 30 क्यों कम है? क्योंकि बी तो दोनों में समान है, तो इसका मतलब ए का मान ही सी से 30 कम होगा। अब तो अंतर कितना है? अंतर तो 30 का है, वो तो आपको मौखिक दिखा। अब उसने कहा यदि सी का मान 65 हो, बिल्कुल, यदि इसका मान 65, तो सोचा जाए अगर आपको बता दिया जाए कि इनमें 30 का अंतर है ए और सी के मान में, और ए का मान 30 कम है, तो अगर आपको सी का 65 बताए तो इसका कितना दिखेगा? 35 दिखेगा। और अगर इसका बता देता 35 है, तो चूंकि इसका 30 ज्यादा था, उसका 65 दिखता। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से सवाल लगा सकते हैं। बात समझ गए होंगे? तो आप बड़ी आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। एक बार फिर से समझा दें। जैसे उसने कहा ए बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बी सी द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 15 कम है। मतलब ए बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, मतलब ए और बी का औसत निकाला जाए, मतलब दोनों को बराबर बराबर बैठाया जाए, और बी सी का औसत निकाला जाए, मतलब बी और सी को बराबर बराबर करके बैठाया जाए, तो इसका औसत 15 कम है। मतलब औसत होता क्या, उसको आपको खूब फील करना है उसको, कि औसत का मतलब है बराबर बराबर जितने जितने बैठे वही तो औसत है। मान लीजिए ये बैठे हैं 28 के साथ, और ये तो बैठे होंगे 20 के साथ, यही तो है। तो 8 का औसत में अंतर है। इसमें कहा औसत 15 कम है। अब इनका औसत चूंकि 15 कम है, तो इसका मतलब ये अगर बैठे हैं 45 के साथ, तो ये बैठे हैं 30 के साथ। भाई औसत का यही तो मतलब है। तो सीधी सी बात है, उसने कहा ए और बी का औसत बी और सी के औसत से 15 कम है। इसका मतलब है ये जितने जितने के साथ बैठे, ये जितने जितने के साथ बैठे, इसका औसत 15 कम है, अर्थात 15 कम के साथ बैठे हैं, यानी कि 15 दूनी 30 कम है। किसका मान? योग। भाई दोनों में 15 कम है तो 30 ना कम होगा। इनका योग कम है 30 और इनका योग ज्यादा है 30। अब आप सोचिए बी दोनों में तो समान है, तो ये क्यों कम है इसका? अर्थात ए कम है भाई, तभी तो है।
और ये क्यों ज्यादा है? क्योंकि सी ज्यादा है, और इसमें अंतर कितने का है? अंतर 30 का है, सी 30 ज्यादा है। अब अगर सी को बता दिया 65, तो ये 30 भाई कम है, तो कितना होगा? 35। यही आपका उत्तर होगा। बात आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन। और हाँ, आप औसत शब्द मैंने कहा, उस शब्द को आप उन पूरी 11-12 क्लास में पिछले देखिए, ढूंढिए, अनुभव कीजिए। बस मैथ ऐसी ही है, पूरी मैथ ऐसी है। अगला क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन ये आपका है। इसका नहीं 31, हाँ 31 नंबर क्वेश्चन है। यदि डी एवं ई तथा ई एवं एच के औसत के मध्य अंतर 19 है, डी तथा एच के मध्य अंतर क्या होगा? अब उसने कहा डी तथा ई, डी तथा ई और ई तथा एच के औसत के बीच अंतर 19 का है। इसमें भी ये नहीं बताया कौन ज्यादा कौन कम। इन दोनों का जो औसत है, इन दोनों के जो औसत है, इसमें 19 का अंतर है। तो हमने बताया कि अंतर है मतलब 19, इन दोनों का औसत, इन दोनों का औसत, उसमें 19 का अंतर है, तो इसको जनरली बड़ा मान लिया जाता है। तो इनका औसत मान लीजिए 19 ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है इनका औसत ज्यादा है इनके औसत से 19। अब सोचिए, औसत का मतलब होता है जो बराबर बराबर ही दोनों का मिला के बराबर बराबर करने पर है, दोनों का मिला के बराबर बराबर करने पर जो है, तो 19 ज्यादा है मतलब दोनों के पास 19 ज्यादा होगा। भाई औसत इनका मान लीजिए औसत आया 20 और इनका 19 ज्यादा है, तो इनका आएगा 39। तो 19 यहां ज्यादा, 19 यहां ज्यादा, कितना ज्यादा? 38 ज्यादा। तो आप वैसे भी जानते हैं, तो उसने कहा इन दोनों के औसत के मध्य अंतर 19 का है, तो आप समझते हो कि अगर इनका औसत 19 ज्यादा है तो दोनों के पास 19 ज्यादा होगा। 19 दूनी 38। अगर ये 3 होते, यहां 3 होते तो 19 3 57, क्योंकि तीनों के पास 19 ज्यादा होता, तो 38 ज्यादा है। 38 ज्यादा कौन है? 38 ये ज्यादा ऊपर वाला। अब आप सोचिए, इनका योग 38 का अंतर है, इसमें ई का तो जितना मान यहां उतना मान यहां, तो ज्यादा ये क्यों है ऊपर वाला? क्योंकि डी का मान ज्यादा होगा। कितना, किससे ज्यादा होगा? एच से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 38 ज्यादा होगा। तो यही आपका उत्तर है कि डी और एच के मान में जो अंतर है वो कितने का है? 38 का है। और बेशक डी का मान 38 ज्यादा है। अगर एक का दिया होता तो दूसरे का पता चल जाता, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो मौखिक लगाओगे, कुछ नहीं करोगे। आपने देखा 19 2 हैं, दोनों 19 ज्यादा बैठे होंगे, 19 दूनी 38। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 11 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए तो संख्याओं की नया औसत क्या होगा? ये मैंने क्वेश्चन 20 के क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, बेशक छोड़े हैं। उसका रीजन आप समझते हैं कि इस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको समझाना चाहता हूं। फिर बीच वाले भी बता देंगे, कोशिश करेंगे पूरी। तो 11 संख्याओं का औसत 7, ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है एसएससी किरण से, फर्स्ट टाइप में। 11 संख्याओं का औसत 7 है। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 11 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए तो संख्याओं की नया औसत क्या होगा? आप इसको समझिए। कहा है 11 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए तो संख्याओं की नया औसत क्या होगा? तो आप कहिए 7 दूनी 14। इसको भी आप मौखिक लगा सकते हैं। देखिए कैसे। उसने कहा कोई 11 संख्याएं हैं, उनका औसत कुछ है। अब अगर प्रत्येक संख्या को दुगना कर दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा? वो भी दोगुना हो जाएगा। चलिए हम इसको एक विस्तार के रूप में समझाते हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी कर दिया जाए उस संदर्भ में समझाते हैं। मान लीजिए 2 संख्या है ए और बी, इनका औसत क्या होगा? a प्लस बी बाई 2। अगर इनको दोनों को 5 टाइम्स, इसको 5 गुना, प्रत्येक को 5 गुना कर दिया जाए तो ये 5a एंड 5b, तो इसका औसत क्या होगा? 5a प्लस 5b बटे 2। अब इसमें आप सोचिए, अगर ये दोनों में 5 कॉमन ले लें तो a प्लस b बटे 2। आप सोचिए, ये जितना औसत होगा उतनी तो यहां भी है, उसका ये 5 गुना है। बस समझ रहे हैं ना? अर्थात अगर प्रत्येक संख्या को 5 गुना किया तो इसका जो भी औसत आया होगा तो उतने का ये 5 गुना औसत आया।
देखिए जितना यहां a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, इसका कितना गुणा, इसको 5 से गुना। बात ये निकल के आई, अगर प्रत्येक संख्या में कुछ गुना करोगे बराबर, प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दिया गया तो सबके साथ 5 लग जाएगा और वो 5 कॉमन मिल जाएगा और फिर ये इतना ही बन जाएगा। तो आप इसको समझ लो, इसको भी थोड़ा अपने दिमाग में भी रखो कि प्रत्येक संख्या जब 5 गुनी की जाएगी तो 5 कॉमन मिल जाएगा, वो बाहर आ जाएगा और औसत भी 5 गुना हो जाएगा। ऐसे ही अगर वो कहता कि प्रत्येक संख्या को 5/2 गुना कर दिया गया तो 5/2 गुना ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही तो होगा, तो 5/2 कॉमन ले लिया तो इतना तो ये है ही है, उसका गुना कितना है, आपका 5/2 गुना है। तो इस प्रकार से जितना भी गुना प्रत्येक संख्या को किया जाए उतने ही गुना औसत हो जाएगा। अब अगर भाग की बात करें, वो कहे प्रत्येक संख्या को 7 से भाग दे दिया जाए तो a/7, गुना का मतलब भाग में भी हो सकता है, उसको अलग से बताने की जरूरत है नहीं, बस बता रहे हैं आपको। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका औसत क्या होगा, a प्लस बी, अब दोनों के नीचे आपका 7 मिल जाएगा बटे 2, भाई यही तो होगा, a/7, 7, यही तो औसत होगा इसका। अब इसमें 1/7 कॉमन मिल जाएगा तो a प्लस बी, ऐसे तो, और बटे 2, तो अब आपका ये तो उतना तो ये ही है, 1/7 ही गुना तो हो गया। तो मतलब अगर किसी को 7 से भाग कर दे तो आप कह दो कि औसत को भी 7 से भाग कर दिया जाए। मेरे कहने का तात्पर्य, अगर प्रत्येक संख्या में कोई बदलाव किया जाता है तो उसके औसत में भी वो बदलाव हो जाता है, वो चाहे 2 संख्या हो, चाहे 3 हो, चाहे 20 हो, चाहे कितनी भी हो। अगर 8 होती तो सब में 2-2 कॉमन मिल जाता। तो इस प्रकार से अब जोड़ की भी ऐसे ही बात आती, मान लीजिए 2 संख्या है, उनका औसत कितना है, 2 संख्या है, इनका औसत कितना आएगा, a प्लस बी बाई 2। अब अगर प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो ये भी 10 जोड़ दिया गया, ये भी 10 जोड़ दिया गया, तो फिर क्या होगा, a प्लस बी प्लस इसका भी 10, आप यहीं लिख सकते थे 10, और यहाँ 10/2। अब आप सोचिए इसमें a प्लस बी प्लस 20/2, अब इसको आप a प्लस बी बाई 2 कर सकते हो, इधर आएगा 10, मतलब जितना औसत था उतना तो ही है और उससे कितना ज्यादा है, 10। अर्थात प्रत्येक संख्या में जब आपने 10 जोड़ा तो औसत में भी 10 जुड़ गया। इसी प्रकार से घटाने के साथ हो सकता है, प्रत्येक संख्या में जितना घटाओगे समान होना चाहिए, उतना ही किसमें, औसत में घट जाएगा। तो आज के बाद आपका कहीं भी सवाल आए और ये बोले कि प्रत्येक संख्या में ऐसा करने पर, तो आप कहिए भैया औसत में भी वही हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन पढ़िए, 11 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए, मतलब प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो संख्याओं की नया औसत क्या होगा। तो भाई जो औसत पहला है वो तो 7 है, अब प्रत्येक संख्या को 2 गुना किया गया तो आप कहिए औसत भी 2 गुना हो जाएगा, औसत हो जाएगा 14। सवाल आपका लग जाएगा। बात समझ गए। 16 के बाद आपका है 26 नंबर, फर्स्ट टाइप है इसका किरण का, 26 नंबर क्वेश्चन। हाँ ऐसा ही क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। भाई 10 संख्याएं, उनका औसत 14 है, अब प्रत्येक को अगर 6 से गुणा किया जाए तो आप कहोगे चूंकि प्रत्येक में 6 से गुणा किया गया है इसलिए औसत भी 6 गुना हो जाएगा, तो 14 छन कितना होता है, 84 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके हो गए। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से सब क्वेश्चंस कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन आपको और बताते हैं। 3 संख्याओं का जिनमें सबसे बड़ी संख्या 16 है और औसत 12 है, यदि लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी हो तो शेष संख्या क्या होगी। क्वेश्चन अच्छे से समझिए। 3 संख्याओं जिनमें सबसे बड़ी संख्या 16 है और औसत 12 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। हमने कहा औसत जब दिया होता तो योग दिखता। 3 संख्याओं का औसत 12 मतलब तीनों संख्याओं का
तीन संख्या है, औसत 12 है, मतलब तीनों संख्याएं बैठी हैं 12-12 के साथ, यानी कि योग हुआ 36। अब क्या कहा, यदि बड़ी संख्या 16 हो, उसमें से एक संख्या आपको 16 कह दी, और कहा यदि लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी हो, अब एक संख्या 16 कर दी, और जो सबसे छोटी संख्या है वो बड़ी की आधी 8 है, यानी कि तो तीनों का योग 36 है। एक 16 हो गई तो बचा कितना 20, एक 8 हो गई तो बचा कितना 12। बात समझ गए ना भाई। उसने कहा तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं का औसत 12 है, तो अगर तीन संख्या ए बी सी मान ली जाए तो उनका योग वो कह रहा कि नहीं 12×3 = 36, क्योंकि औसत का मतलब तीनों 12-12 के साथ बैठ सकती, 12×3 = 36। अब उसमें से उसने कहा सबसे बड़ी संख्या 16 है, अगर इसको सबसे बड़ी 16 मान लिया जाए और सबसे छोटी का इसकी आधी तो 8 है, 16 ये हो गई 8 ये हो गई, तो कितना 36 में 16 निकाल दीजिए, 20 बचा, 20 से 8 भी हटा दीजिए तो कितना 12, तो बी कितनी बची 12। हो गया सवाल। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस लगा सकते हैं। चलिए तो इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। आज इतने ही क्वेश्चन आपने अनुभव किया होगा कि बड़ा आसान है गणित को समझना। मौखिक कर सकते हैं उन सवाल को, एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस आप मौखिक करोगे और सफलता आपको तभी हासिल होगी जब किसी चीज में अपना बेस्ट दोगे, क्योंकि लाखों बच्चे भीड़ में हैं। सिलेक्शन, एक छोटा सा भी सिलेक्शन के लिए आपको अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा। आपको एसएससी की तैयारी करनी है, जुट के मेहनत कीजिए। आपको यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करनी है, जुट के मेहनत कीजिए। ये मत सोचिए कि इन क्वेश्चन से, यही क्वेश्चन जब आप बिल्कुल 100% उस कॉन्फिडेंस के साथ लगाएंगे, और मैथ तो सबसे आसान विषय है, बस जरूरत है इसको समझने की। और मैं इसीलिए आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मैथ की जो मैं ये समझाता हूं एक अलग दुनिया है। वास्तव में मैथ बहुत आसान है, लेकिन एक वातावरण ऐसा बन गया है जो पिछले बहुत सालों में बन गया, उसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। उनको सूत्रों और सार्ट्रिक के रूप में गणित को बताया गया, बल्कि सार्ट्रिक से गणित को समझना सिर्फ एक भ्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गणित वास्तव में जैसे कोई हम लोग आपस में बातें करते हैं तो एक दूसरे की बातें समझते हैं, वैसे ही गणित को समझना चाहिए। पूरी गणित ऐसे लगती, 70% क्वेश्चन आप मौखिक लगा सकते हैं अगर गंभीरता से। उन बच्चों के लिए कहूँगा जो बच्चे इसमें थोड़ा सा भी कठिनाई अनुभव किए हैं, या जो बच्चे मेरे 1 से 11 या 12 जो क्लास पिछली नहीं देखे हैं, जो मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताई हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिए जाके। और मेरे साथ अगर फ़ायदा लेना है तो क्रमानुसार सभी वीडियो आप देखिए और मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, और दूसरे बच्चों को भी ये आप गुणवत्ता दे सकते हैं, उनको आप ये चीज़ें शेयर कर दीजिए। मैं आप सबके लिए समर्पित हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए समर्पित हैं। तो जो भी अच्छे बच्चे हैं उनको भी ये शेयर कीजिए, और आप को समझ में आया या ना आया, जैसा भी हुआ करे, आप ज़रूर कमेंट में लिखो, क्योंकि हमें भी उससे एक प्रोत्साहन मिलता है, हमें भी अपने में सुधार करने का भी मौका मिलता है। और अगर आप लोग बताएंगे तो हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।